जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। मैं सादिक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं संविधान सीरीज के एक नए नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है संविधान के भाग। ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस टॉपिक से जी के रिलेटेड बहुत क्वेश्चन देखे जाते हैं, खास तौर से पीसीएस और स्टेट एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग। तो वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, एक कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान तरीके से समझा जा सकता है। और देखते देखते, बात करते करते आप कब इसे याद कर लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं संविधान का भाग का पहला ही भाग है संविधान का, केंद्र और राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, आप यहां देखें, भाग में देखें, अनुच्छेद, पहला अनुच्छेद ही देख लें या अनुसूचियां। तो वहां जो पहले नंबर पे जो आता है, तो वो केंद्र, सेंटर और राज्यों के बारे में ही डिस्कस होता है। उसके अंदर उसी के बारे में बताया जाता है किस किस तरीके से हमारा देश है, कितने उसमें राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान है। दूसरा भाग है नागरिकता से। ठीक है, यह है अनुच्छेद 5 से 11। केंद्र और राज्य जो पहला भाग है वो 1 से 4 तक बताता है हमारे राज्य की स्थिति के बारे में, हमारे केंद्र देश की स्थिति के बारे में, राज्यों की स्थिति के बारे में और यूनियन टेरिटरी के स्थिति के बारे में। दूसरा भाग है नागरिकता। हमें किस तरीके की नागरिकता हमें मिली हुई है, उसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 5 से 11 में है। हम कैसे, हमारी नागरिकता है, बाहर का व्यक्ति हमारी कैसे यहाँ इंडिया की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, किस कंडीशन में हमारी नागरिकता खत्म हो जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर है। ठीक है, तीसरा भाग है मूल अधिकार। मूल अधिकार अनुच्छेद शुरू होता है 12 से 35 तक, क्या क्या हमें अधिकार मिले हुए हैं, और उसके बारे में जो भी है वो 12 से 35 अनुच्छेद के अंदर हम देखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मूल अधिकार हमने कहां से लिया है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखते हैं चौथा जो भाग है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार क्या काम करेगी लोगों के लिए, कैसे कानून बनाएगी जिससे कि पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, और जो वो नीतियां बनाएगी तो वो यहां से लेगी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है, एक पूरी लिस्ट है कि पब्लिक के लिए आपको पब्लिक डोमेन में क्या क्या काम करना है। ठीक है, उसके बाद में आता है 4A, मौलिक कर्तव्य। तो आप अच्छी तरह जानते हैं मौलिक कर्तव्य हमने सोवियत संघ से लिया है, 42 संविधान संशोधन 1976 में। तो ये है दोस्तों 51A अनुच्छेद। ठीक है, राज्य में नागरिकों के सर अपने देश के लिए क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या उन्हें करना चाहिए, तो वो सब हमें मिलेगा भाग 4A में। ठीक है, और पांचवा जो हमारा भाग है तो वो संघ के बारे में बताता है, केंद्र के बारे में बताता है। ठीक है, और ये अनुच्छेद है 151 तक, संघ के बारे में। संघ क्या क्या काम करता है, उसका अधीन क्षेत्र क्या है, इसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी आता है, सभी चीजें आती हैं इसके अंदर दोस्तों। फिर छठा जो भाग है वो जैसे केंद्र के बारे में बताता है, ऐसी छठा भाग के अंदर वर्णन है राज्य के बारे में, और वो अनुच्छेद 152 से 237 तक है दोस्तों, कि राज्य के अंडर में क्या क्या आता है, राज्य किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ये बड़े यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है सातवां भाग। सातवां भाग निस्सरित अब खत्म हो चुका है। ये क्यों खत्म हो गया दोस्तों, क्योंकि राज्य इसके अंदर आता था कि राज्यों की कैटेगरी बनाई हुई थी, कुछ ए ग्रुप के राज्य थे, कुछ बी ग्रुप के, सी ग्रुप के। तो ठीक है, इसको खत्म कर दिया फिलहाल। एक संशोधन, 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये खत्म कर दिया था। फिर अगला भाग है भाग 8,
इसमें क्या है दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्र, मतलब केंद्र के द्वारा कुछ यूनियन टेरिटरी है जहां पे केंद्र का शासन चलता है, और वो अच्छी तरह आप जानते हैं वो राज्यपाल की थ्रू नहीं, उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है। उनके द्वारा केंद्र डायरेक्ट वहां पे शासन करता है। 8 यूनियन टेरिटरी है, आप अच्छी तरह जानते हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी, इस तरीके की। तो वो उसमें जो अनुच्छेद है वो 239 से 242 तक उसमें वर्णन है हमारी यूनियन टेरिटरी का, ठीक है। यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8। उसके बाद में देख लेते हैं, नवा भाग है, बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। पंचायतें, आप जानते हैं कि हमारे देश में 3 तरीके का शासन है। एक केंद्र का शासन है, एक फिर राज्य का शासन है, और फिर जो है एक ग्रामीण लेवल पे तीसरे तरीके का शासन है। तो वो जो ग्रामीण लेवल पे होती है वो पंचायतों द्वारा बहुत सारे शासन चलता है। तो उसके बारे में जो वर्णन है वो अनुच्छेद 243 के से 243 तक है, ठीक है दोस्तों। तो ये बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1993 के अंदर, 72 संविधान संशोधन था। जिस तरीके से ग्राम स्तर पे शासन चलता है उसी तरीके से आप जानते हैं ग्राम स्तर पे जो शासन चलता है, साफ सफाई, ठीक है, और गांव को सुधारने के लिए, वहां पे विकास करने के लिए इस तरीके की संस्थाएं बनी हुई हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से शहर के अंदर भी शासन चलता है तीसरे स्तर का। तो शहर में पंचायतें तो नहीं होती, वहां पे नगर पालिका के द्वारा मेयर चुना जाता है और वो इन सब चीजों की व्यवस्था करता है। तो वो भाग है हमारा 9A करके, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, अगला भाग है भाग 10। इसके अंदर आता है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में जो वर्णन है वो इस 10 भाग के अंदर है, और अनुच्छेद 244 से 244 के तक उनकी उनके बारे में यहाँ पे विस्तार पूर्वक दिया गया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण है भाग 11, संघ राज्य संबंध, मतलब केंद्र का राज्यों के साथ जो संबंध है वो किस तरीके से मिलके आपस में उनके अंदर वो प्रशासन चलाते हैं। तो उसके बारे में, उन दोनों का जो संबंध के बारे में बताया गया है भाग 11 में बताया गया है दोस्तों, और वो अनुच्छेद 245 से 263 तक है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद में आता है भाग 12, वित्त संपत्ति संपदाय, ठीक है। पैसे के बारे में, संपत्ति के बारे में और उसकी जो संपदाएं हैं उसके बारे में है, अनुच्छेद 264 से 300 के तक। तो ये इसका इंपॉर्टेंस इस वजह से है ज्यादा, जब हम थोड़ा पीछे आके देखते हैं, मूल अधिकार स्टार्टिंग में हमारे कितने थे दोस्तों, 7 थे। 44वें संविधान संशोधन के बाद में संपत्ति का जो मूल अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था। किस लिए समाप्त कर दिया गया था, वो इस वजह से समाप्त किया था दोस्तों कि जमीन के लैंड रिफॉर्म करने के लिए, जमींदारी प्रथा खत्म करने के लिए जो कानून सरकार बना रही थी, केंद्र सरकार जो कानून बना रही थी, तो उसमें सबसे बड़ी बाधा जो था वो 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दे रहे थे जाके कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, गवर्नमेंट हमसे छीन रही है। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, उसको ही समाप्त करना पड़ा, संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त करके उसको विधिक अधिकार बना दिया। तो वो मौलिक जो अधिकार था संपत्ति का, तो वो जोड़ा लाके 300 के में वो यहां पे मिलता है दोस्तों, केवल विधिक अधिकार है। तो वो 12 जो हमारा भाग है उसमें ये सारी चीजें हैं दोस्तों। फिर 13वां जो हमारा भाग है उसमें भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार समागम, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर जो हम जैसे जो व्यापार चलता है, वाणिज्य चलता है, उसके बारे में जो दिया गया है, कैसे कैसे आप व्यापार करेंगे, कैसे चलेगा, क्या होगा, और गवर्नमेंट किस तरीके से उसको मॉनिटर करेगी, तो वो पूरी व्याख्या दी गई है अनुच्छेद 301 से 307 तक, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा भाग 14, संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है। ये क्या है,
जैसे केंद्र के अंदर आप देखते हैं यूपीएससी, स्टेट में देखते हैं स्टेट पीसीएस। तो वो जो सारी सेवाएं हैं उसके बारे में जो विस्तार पूर्वक वर्णन दिया गया है वो इस अध्याय, इस भाग में दिया गया है। भाग का मतलब अध्याय भी है। आप किताब देखते हैं खोल के, उसमें स्टार्टिंग में ही आता है कि आपकी किताब के अंदर कहाँ से क्या क्या है, वो लेसन कौन सा कहाँ पे है, किस पेज से किस पेज तक है। तो वो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि भाग है और फिर अनुच्छेद है कि किस वो जो भाग है कहाँ किस अनुच्छेद को कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है, कितने अनुच्छेद उसमें कवर हो रहे हैं। तो वो इसी तरीके से है। तो आप देखते हैं भाई, राज्यों के अंदर स्टेट लेवल पे और केंद्र के लेवल पे जितनी भी सेवाएं हैं यूपीएससी की, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, और ऐसी स्टेट में जो होती हैं, ठीक है, एसडीएम, हाँ, डीएसपी और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इस तरीके की जो पोस्ट होती हैं उनके बारे में जो वर्णन दिया गया है भाग 14 के अंदर दिया गया है, अनुच्छेद 308 से 313 तक। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। फिर इसके अंदर 14 ए जोड़ा गया, अधिग्रहण। ये अधिग्रहण से है कैसे कैसे गवर्नमेंट अगर उसे जरूरत पड़ती है कुछ विकास कार्यों के लिए या सड़क बनाने के लिए या कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लगाने के लिए जो पब्लिक वेलफेयर के अंदर होता है, तो वो जो गवर्नमेंट लोगों से उनकी जमीन लेती है, मुआवजा उसे मिलता ही है, मुआवजे के तौर पे लेती है, तो उसके बारे में जो विस्तार लिखा गया है वो 14 के भाग करके लिखा गया है, अनुच्छेद 323 ए और बी करके। ठीक है, यहां से वो सारी चीजें ली जाती हैं। एक महत्वपूर्ण और है भाग हमारा निर्वाचन। आप देखते हैं लोकतंत्र के अंदर निर्वाचन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। गवर्नमेंट ने जो अच्छे काम किए हैं, अगर अच्छे काम किए हैं तो पब्लिक वोट करके उन्हें दोबारा ले आती है। अगर पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं होती है तो अगले इलेक्शन में फिर उन्हें हटा देती है। तो वो निर्वाचन का होना हमारी लोकतंत्र की के लिए बहुत जरूरी है और एक आधार स्तंभ है। ठीक है, तो कोई अपनी मनमानी ज्यादा टाइम तक नहीं चला सकता, अगर चला सकता है तो केवल 5 साल तक चला सकता है। और 5 साल बाद अगर उसने ज्यादा पब्लिक को परेशान किया है, पब्लिक वेलफेयर में काम नहीं किया है, तो पब्लिक चाहे तो उसे हटा सकती है। तो वो जो निर्वाचन का विवरण दिया गया है वो भाग 15 में दिया गया है, अनुच्छेद 324 से 329 के तक। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं जी के रिलेटेड। उसके बाद में देखते हैं अगला भाग है भाग 16। ये क्या है दोस्तों? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष निर्देश। कुछ वर्ग हैं उसके बारे में विशेष निर्देश हैं। तो उसके बारे में जो दिया गया है वो अनुच्छेद 330 से 342 तक। ठीक है, अगला भाग देख लेते हैं भाग 17, राजभाषा। आप जानते हैं आज की डेट में हमारी जो राज भाषाएं हैं वो माननीय भाषाएं 22 हैं। स्टार्टिंग में 18 भाषाएं थी और अमेंडमेंट करके उसके फिर बढ़ा दी गई, डोंगरी, नेपाली, इस तरीके से समय समय पर सिंधी, समय समय पर वो अमेंडमेंट होता रहा। तो आज की डेट में जो हमारी भाषाएं हैं वो 22 हैं। उनके बारे में जो दिया गया है वो अनुच्छेद 343 से 351 तक दिया गया है दोस्तों, और भाग है ये 17। अगला देखते हैं भाग 18, आपातकाल उपबंध माने इमरजेंसी। ठीक है, ये हमने आपातकाल के बारे में है दोस्तों। तो आप जानते हैं हमारे यहाँ 3 तरीके का आपात लगता है, 352, 356 और 360। ठीक है, उसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जर्मनी से हमने आपातकाल की व्यवस्था ली थी। जर्मनी के अंदर हिटलर था, कैसे कैसे वहाँ क्या हुआ था वो एक बहुत बड़ा डिस्कस है, बहुत बड़ी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये आपातकाल के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे। 19 प्रकीर्ण, मिसलेनियस, अवशिष्ट, बची हुई चीजें, बची हुई शक्ति, तो इस पे अधिकार सेंटर का होता है दोस्तों। तो वो 19 अध्याय के अंदर है और अनुच्छेद 361 और 367 तक इसके अंदर लिखा गया है।
फिर उसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण है 20वां भाग, क्या है दोस्तों? संविधान संशोधन। तो ये आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 368 अनुच्छेद के अनुसार संविधान को संशोधित किया जाता है। संशोधन के माध्यम से ही हमारे भाग, जो 22 भाग हैं आज की डेट में, अगर गिनेंगे तो 25 है। इसी तरीके से समय समय पर जैसे समय की आवश्यकता होती है तो संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमने जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, संविधान संशोधन देख लीजिए। 20वां भाग है। अब आते हैं 21वां भाग है दोस्तों, अस्थायी संक्रमण। ठीक है, अनुच्छेद 369 से 392 तक। लास्ट भाग है, संक्षिप्त नाम हिंदी में, अनुच्छेद 393 से 395 तक। ठीक है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो पहला ही भाग है केंद्र एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, दूसरा भाग है नागरिकता, 5 से 11, कैसे कैसे हमें नागरिकता मिलती है, हम और कैसे लोप हो जाता है, कैसे कोई दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त कर लेता है, वो सब इसके बारे में यहाँ में विस्तार पूर्वक लिखा गया है। तीसरा है भाग मूल अधिकार, हमें क्या क्या अधिकार हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, वो विस्तार पूर्वक 12 से 35 अनुच्छेद। चौथा भाग है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, डीपीएसपी से बोलते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है 4A मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो ये है 51A। उसके बाद है भाग 5 संघ, मतलब केंद्र। केंद्र के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये संसद, ये जो भी है, सुप्रीम कोर्ट, ये सब इसी के अंडर आता है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। उसके बाद में भाग 6 है जस्ट एकदम राज्य, जैसा केंद्र के अंदर है वहां ऐसी राज्य के अंदर है। तो केंद्र के अंदर राष्ट्रपति है और राज्य के अंदर राज्यपाल है, तो वही सिमिलर चीजें हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट है तो वहां हाई कोर्ट है। तो वो सारी चीजें, जो व्यवस्था है, वो भाग 6 के अंदर दी गई है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। ठीक है, उसके बाद में आता है भाग 7 निर्धारित, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद भाग 8 आता है संघ राज्य क्षेत्र, माने यूनियन टेरिटरी। जो 8 यूनियन टेरिटरी, उनके बारे में जो दिया गया है, वो अनुच्छेद 239 से 242 तक। उसके बाद में आता है भाग 9 पंचायतें। ठीक है, ये इसका विवरण है अनुच्छेद 243 के से 243 तक। उसके बाद आता है 9A नगर पालिकाएं, 243 से 243 ये 6 तक। ठीक है, उसके बाद भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244 के। उसके बाद भाग 11 संघ राज्य संबंध। ठीक है, 245 से 263 तक। 12 वित्त संपत्ति और संप्रदाय, 264 से 300 के तक। 13वां भाग है, इसमें है भारत राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, कैसे कैसे व्यापार होना है, व्यापार वाणिज्य, अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक। उसके बाद में भाग 14 आता है संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे यूपीएससी, पीसीएस सभी। ठीक है, वो आता है अनुच्छेद 308 से 313 तक। ठीक है, 14A आता है अधिकरण, भाग 14A अधिकरण, 323A और B। भाग 15 निर्वाचन। ठीक है, ये आता है अनुच्छेद 324 से 329 के तक। ठीक है, 16 कुछ वर्गों के लिए निर्देश, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष निर्देश, ऐसे समझ सकते हैं। 303 330 से 342 अनुच्छेद। 17 भाग है राजभाषा। ठीक है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर यहां से पूछा जाता है राजभाषा। 343 से 351 अनुच्छेद। 18 है आपातकाल। ठीक है, आपात के काल के बारे में है 352 अनुच्छेद से 360, मतलब 3 तरीके के अनुच्छेद हैं इसमें, 352, 356 और 360। इसमें आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगता है। 19 है प्रकरण मिसलेनियस, 361 से 367। 20 संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये है
अनुच्छेद 368। अगले आगे देखते हैं भाग बी 21 अस्थायी संक्रमण, अनुच्छेद 369 से 392 तक। और 22वां और लास्ट हमारा भाग है संक्षिप्त नाम हिंदी में, अनुच्छेद 393 से 395 तक। अगर इसमें से आपको आधे भी याद रह जाते हैं दोस्तों, खासतौर से जैसे केंद्र राज्य संबंध, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघ राज्य, और एक ही है संघ राज्य क्षेत्र, पंचायत और नगर पालिकाएं, और आता है ये संघ राज्य संबंध और निर्वाचन, आपातकाल और संविधान संशोधन। यहां से ज्यादातर क्वेश्चन देखे गए दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, सपोर्ट करें दोस्तों, जिससे और अच्छे से अच्छी वीडियो आ सके। और ये एक सीरीज है और मेरी कोशिश है कि मैं ये संविधान की सीरीज को कंप्लीट करूं और इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपका इसमें फायदा हो, आपका बेस मजबूत हो और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है दोस्तों, यहां से आपका अगर बेस मजबूत हो गया तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन जो जटिल नहीं रह जाएगा। और आप बेस मजबूत हो गया तो आप जो भी पढ़ेंगे तो वो उस बेस पे आप अपनी जो है बिल्डिंग बनाते चले जाएंगे और निश्चित ही आपको एग्जाम में उससे फायदा होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी सपोर्ट करें। तो इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूं। सादिक।